कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। भूख इंसान से क्या क्या नहीं करा देती। मालूम नहीं कि आपको पता है या नहीं, लेकिन किसी के साथ साझा की गई एक रोटी की कीमत कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। आज प्रस्तुत है फ्रैंकोआ कोपे की फ्रेंच कहानी ए पीस ऑफ ब्रेड की हिंदी प्रस्तुति एक टुकड़ा रोटी। युवा ड्यूक ऑर्डिमो आजकल सेवॉय में था। उसे किसी ने बताया था कि सेवाय का पानी उसकी घोड़ी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। पिछली डर्बी की दौड़ के बाद ये घोड़ी सर्दी खा गई थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऑर्डिमो अखबार पढ़ते हुए नाश्ता कर रहा था। राइशहॉफन में चल रही भयंकर लड़ाई की खबर उसने अखबार में पढ़ी। उसने अपना गिलास खाली किया, नैपकिन मेज पर रखा और अपने नौकर को सामान पैक करने का आदेश दिया। 2 घंटे बाद ही उसने गाड़ी पकड़ी और पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस पहुंचकर वो सीधा सेना के भर्ती कार्यालय में पहुंचा और सेना में सेवा के लिए आवेदन कर दिया। वो सोच रहा था कि उसने 19 साल से 25 साल तक की अपनी उम्र फिजूल कामों में ही बिता दी थी। वो भी क्या करता, समय की मांग थी। वो अपने अस्तबल, घोड़ों और डर्बी की रेस में ही उलझा रहता था। उसे याद आ रहा था कि आज जैसी परिस्थितियों में ही उसके पुरखों ने भी कमर कस ली थी और हथियार उठा लिए थे। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवाई थी। आज ये जानकर कि फ्रांस ने अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखा है, जवान ड्यूक का खून खौल उठा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। 1870 के नवंबर महीने में ड्यूक डी हार्डिमो की रेजिमेंट पेरिस वापस लौट आई। बिसेटर के किले के तोपखाने की रक्षा करने का काम उसकी टुकड़ी को सौंपा गया था। ये जगह मनहूस सी थी। सरकंडों की बगल से सड़क चली आ रही थी। बीच बीच में ये कच्ची और टूटी हुई थी। गाड़ियों के पहियों की लकीरें मिट्टी में दिखाई दे रही थीं। अगल बगल के खेत बंजर पड़े हुए थे और बर्बाद हो गए थे। सड़क के किनारे पर ही एक उजड़ा हुआ शराब खाना था और सैनिकों ने उसी में अपनी चौकी बना दी थी। वो कुछ ही दिन पहले वहां आए थे। आसपास के कई मजबूत पेड़ों की शाखाओं को तोप के गोलों ने तोड़ दिया था। इन्हीं पेड़ों के तनों की छाल पर गोलियों के निशान भी दिखाई देते थे। जहां तक शराब खाने की इमारत का सवाल है, इसे देखकर तो कंपकपी ही छूट जाती थी। छत पर तोप के गोले से बड़ा सा छेद हो गया था और ऐसा लगता था कि दीवारों पर किसी ने खून से पुताई कर दी है। शराब खाने में अंदर की तरफ बनी एक मेहराबदार संरचना मिट्टी में टूटी फूटी पड़ी थी और उसके ऊपर लटकने वाली लताएं टूटकर जमीन पर गिर गई थीं। शराब के खाली पीपे इधर उधर लुढ़क रहे थे। बच्चों के लिए बना एक छोटा सा झूला भी दिखाई दे रहा था, जिसकी रस्सियां कमजोर हो गई थीं। शराब खाने के दरवाजे पर एक छोटी सी तख्ती लगी हुई थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। इसे पढ़ना अब मुश्किल था क्योंकि गोलियों ने उसे छलनी कर दिया था। शराब खाने को देखकर उन दिनों की कल्पना की जा सकती थी जिन दिनों यहां अमन चैन रहा होगा। इस दुख भरे दृश्य के ऊपर आसमान में सर्दियों के डरावने बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान भी गुस्से और घृणा से जल रहा था। शराब खाने के प्रवेश द्वार पर इस समय ड्यूक ऑर्डिमो खड़ा हुआ था। उसके कंधे पर उसकी बंदूक लटकी हुई थी और उसकी टोपी आंखों तक झुकी हुई थी। ठंड से सुन्न पड़ गए हाथों को उसने अपने लाल रंग की पैंट की जेबों में डाला हुआ था। उसने चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन वो ठंड से कांप रहा था। वो उदास सा अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। उसकी निगाहें उन पहाड़ियों की तरफ थीं जो आगे जाकर कोहरे में खो गई थी। रह रहकर जर्मनी की बनी क्रुप बंदूकों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कभी कभी बंदूक चलने से कुछ चमक भी दिख रही थी। अचानक उसे भूख महसूस हुई। उसने एक तरफ झुकते हुए दीवार के सहारे पड़े अपने बैग को खोला। उसने बैग से रोटी निकाली और उसका एक टुकड़ा तोड़ा। रोटी मुंह में डालकर वो बेमन से उसे चबाने लगा। वो मुश्किल से ही रोटी के कुछ टुकड़े चबा पाया। रोटी एकदम सख्त हो गई थी और स्वाद भी कुछ कसैला सा हो गया था। वो जानता था कि अब तो ताज़ा खाना कल सुबह तक ही मिल पाएगा। कई बार उसके दिमाग में आता कि जीवन इतना कठिन
कैसे हो सकता है? उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। नाश्ता क्या मजेदार होता था। वो पेरिस के चमचमाते कैफे आंगले में खिड़की के पास बैठता था और गरम गरम सूप उसे परोसा जाता था। खाने में कटलेट, मक्खन लगे हुए एस्परेगस के साथ उबले अंडे उसे दिए जाते। हेड वेटर उसे अच्छी तरह पहचानता था और उसके लिए लियोविल की पुरानी शराब की बोतल विशेष रूप से निकाल कर लाता था। पूरी सावधानी से वो ड्यूक के गिलास में शराब ढालता और हाथ बांधकर खड़ा हो जाता था। क्या दिन थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी इस तरह का समय भी देखना पड़ेगा। अपने विचारों में खोए हुए ड्यूक ने हाथ में बची हुई रोटी को मिट्टी में फेंक दिया। उसी समय शराब खाने में बनी उसकी चौकी से एक सैनिक बाहर निकला। उस सैनिक ने जमीन पर पड़ी रोटी को देखा और चुपचाप खड़ा हो गया। वो नीचे की तरफ झुका और उसने फेंकी हुई रोटी को उठा लिया। 2 कदम पीछे की तरफ हटकर उसने अपनी आस्तीन से रोटी के उस टुकड़े को पोंछा, उस पर लगी मिट्टी को हटाया और उसे खाने लगा। ड्यूक आर्डिमो को अपने पर बहुत शर्म आ रही थी। वो चुपचाप उस सिपाही को देख रहा था जिसे बहुत भूख लगी हुई थी और जो मजे से रोटी खा रहा था। वो सैनिक जवान था, लंबा था, लेकिन बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बीमारों जैसी थीं और चेहरे पर दाढ़ी बेतरतीब छितराई हुई थी। वो इतना पतला दुबला था कि उसके कंधों की हड्डियां उसके कपड़ों के बाहर से ही दिखाई दे रही थीं। सिपाही के पास पहुंचकर ड्यूक ने कहा, तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, क्यों? सैनिक ने रोटी चबाते हुए कहा, हाँ, आप देख ही रहे हैं। माफी मांगते हुए ड्यूक ने कहा, माफ करना भाई, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतनी भूख लगी है तो मैं रोटी को इस तरह जमीन पर नहीं फेंकता। मुस्कुराते हुए सैनिक ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूक ने कहा, ठीक है, लेकिन गलती तो मेरी है ही और मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन मेरे बारे में तुम बुरी राय मत बनाना। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। मेरे थैले में कुछ ब्रांडी बची हुई है, दोनों भाई मिलकर पिएंगे। सैनिक रोटी खा चुका था। दोनों ने मिलकर ब्रांडी के कुछ घूंट साथ साथ पिए। अब परिचय की बारी थी। सैनिक ने ड्यूक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? ड्यूक की उपाधि को छोड़ते हुए उसने जवाब दिया, मेरा नाम है आर्डिमो। और तुम्हारा? सैनिक ने अपना परिचय देते हुए कहा, जान विक्टर। मैंने अभी अभी इस कंपनी में आमद करवाई है। मैं अभी एम्बुलेंस से ही निकलकर आ रहा हूं। चैटलों के युद्ध में मैं घायल हो गया था। एम्बुलेंस में बहुत आराम था। मुझे उन्होंने ताकत के लिए मीट का शोरबा दिया था। मुझे हल्की सी खरोंच भर आई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे लड़ाई के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। मेरे लिए इससे ज्यादा परेशानी वाली बात और कोई नहीं है। भूख मुझे फिर से निगलने के लिए तैयार बैठी है। कॉमरेड, तुम्हें सही बताऊं, मैं पूरी उम्र भूखा रहा हूं। मेरा पेट ढंग से कभी भर ही नहीं पाया। सैनिक के ये शब्द समाज के उच्च वर्ग से आने वाले ड्यूक डी आर्डिमो के लिए बहुत डरावने थे। वो अभी अभी तो शानदार कैफे आंगले और उसके स्वादिष्ट खाने के बारे में सोच रहा था। वो ताज्जुब से अपने पास बैठे उस सैनिक को देख रहा था जिसके चेहरे पर उदास सी मुस्कुराहट थी। सैनिक भी ये जान गया था कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो खाते पीते परिवार से संबंध रखता है और गरीबी और भूख की बात उसकी समझ में नहीं आएगी। अपने लहजे में बदलाव करते हुए उसने कहा, चलो सड़क पर कुछ दूर तक पैदल चलते हैं, शरीर में इससे गर्मी आ जाएगी। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद तुमने कभी सुनी ही नहीं होंगी। मेरा नाम जान विक्टर है। मैं अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे सबसे खुशी के दिन वही थे जब मैं बचपन में अनाथालय में रह रहा था। वहाँ हम साफ सुथरे बिस्तरों पर सोते थे, बड़े पेड़ों के नीचे हम खेलते थे और एक नन हमारा ख्याल रखती थी। वो पतली दुबली और बीमार रहने वाली दयालु सिस्टर थी। बाद में बीमारी से उनकी मौत भी हो गई। मुझे वो बहुत प्यार करती थी। मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने की बजाय उनके साथ रहना ही पसंद करता था। वो प्यार से मेरे माथे पर अपना कमजोर सा हाथ रखती थीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही मैं 12 साल का हुआ, मेरी गरीबी के दिन शुरू हो गए। मुझे एक कुर्सियों की मरम्मत करने वाले बढ़ई के साथ काम सीखने पर लगा दिया गया।
अब इस धंधे में कोई खास पैसे तो हैं नहीं। हमारा मालिक भी गरीब और नेत्रहीन बच्चों को ही ज्यादा काम देता था, क्योंकि उन्हें कम पैसे देकर काम चल जाता था। यही वो जगह थी जहां सबसे पहले मुझे पता चला कि भूख क्या होती है। हमारा मालिक और उसकी बीवी बहुत ही कंजूस किस्म के लोग थे। वो रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करते थे और उन्हें भी ताला लगाकर बंद करते थे। हमारी मालकिन जब हमें सूप देती थी तो आधा प्याला सूप देकर ही वो इस तरह का चेहरा बना लेती थी जैसे हम उसे लूट रहे हैं। दो अंधे लड़के हमसे ज्यादा खुश थे। कम से कम उन्हें मालकिन का वो विकृत चेहरा तो नहीं दिखता था जो मेरी प्लेट में खाना डालते हुए वो बना लेती थी। मैं हमेशा ही भूखा रह जाता था। 3 साल मैं वहां रहा। काम सीखने में 1-2 महीने से ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन अधिकारियों को हमारी चिंता ही नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि बच्चों का शोषण किस तरह से किया जा रहा है। तो मुझे जमीन से रोटी उठाते हुए देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे ना। मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जमीन से उठाकर कड़ी, ठंडी और पुरानी रोटियां न जाने कितनी बार खाई हैं। जब ये रोटियां ज्यादा ही सख्त होती थीं, तब मैं उन्हें पानी में भिगाकर खा लेता था। घर जाते समय कुछ बच्चे अपने टिफिन से बची हुई रोटी सड़क पर फेंक देते थे। मैं उन्हें भी खा लिया करता था। मेरी कोशिश होती थी कि बच्चों की छुट्टी के समय मैं वहीं आसपास घूमता रहूं ताकि मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। मुझे अपना काम भी छोड़ना पड़ा। मैं समझ गया था कि इस काम से गुजारा नहीं होगा। मैंने और भी कई काम किए। मैंने मजदूरी की, दुकान में काम किया और फर्श की सफाई भी की, लेकिन कभी काम नहीं मिलता था और कभी मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता था। मतलब ये कि मुझे कभी भी भरपेट खाने के लिए मिला ही नहीं। बेकरी के पास से गुजरते हुए वहां से आती खुशबू मुझे पागल कर देती थी। इन सब परेशानियों के बीच भी मुझे कभी कभी अनाथालय की नन याद आ जाती थी। ऐसा लगता था कि उनका प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर है। और फिर 18 साल का होते ही मैं सेना में भर्ती हो गया। तुम्हें तो पता ही है कि सैनिकों को कितना मिलता है। रही सही कसर युद्ध ने और फिर अकाल ने पूरी कर दी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं हमेशा से ही भूखा रहा हूं। नौजवान ड्यूक दयालु किस्म का आदमी था और सैनिक की दुख भरी कहानी सुनकर बहुत उदास हो गया। वो सोच रहा था कि उसी की उम्र और उसी के पद पर काम करने वाले इस साथी सैनिक ने कितना दुख झेला है। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखों में उतर आने को आतुर आंसुओं को रोका। अपनी आवाज से दुख और सहानुभूति को निकालते हुए ड्यूक ने संयत स्वर में कहा, जा विक्टर, अगर हम इस लड़ाई में बच गए और फिर बाद में कभी मिले तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता जरूर करूंगा, लेकिन अब यहां कोई बेकरी तो है नहीं। ले देकर हमें सरकारी राशन पर ही निर्भर करना पड़ता है। सच मानो, हमें जितना खाने को मिलता है वो मेरी भूख से तो काफी ज्यादा है। तो जब तक यहां रहेंगे जो कुछ मिलेगा उसे भाइयों की तरह मिल बांट कर खाएंगे। ड्यूक की भावनाओं ने विक्टर के अशांत मन पर मरहम सा लगा दिया। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और थके हारे से शराब खाने में बनी अपनी चौकी की तरफ चल दिए। चौकी में 12 जवान पहले से ही पराली के ऊपर गहरी नींद में सोए हुए थे। ड्यूक और विक्टर भी एक दूसरे की बगल में लेट गए। दोनों थक कर चूर हो गए थे, इसलिए लेटते ही उनको नींद आ गई। आधी रात के आसपास जहां विक्टर की नींद खुली, शायद उसे भूख लगी हुई थी। हवाओं ने बादलों को उड़ा दिया था और छत में बने छेद से चांदनी शराब खाने में आ रही थी। जॉन ने देखा कि ड्यूक किसी बच्चे की तरह बेसुध सोया हुआ है। वो प्यार और प्रशंसा भरी निगाहों से ड्यूक को देख रहा था। उसी समय दरवाजा खुला। प्लाटून के सार्जेंट ने अंदर कदम रखा। सार्जेंट ने कहा कि उसे 5 सैनिकों की जरूरत है जो अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की जगह लेंगे। ड्यूक का नाम भी इन 5 सैनिकों में था, लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने जवाब नहीं दिया। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। सार्जेंट ने पुकारा, ऑर्डिमो उठो, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर जॉन विक्टर ने कहा, सार्जेंट, अगर आपको आपत्ति न हो तो आर्डिमो की जगह मैं ड्यूटी कर लूं। मेरा दोस्त बहुत समय बाद सो पाया है। सार्जेंट ने जवाब में कहा, ठीक है, जैसा तुम सही समझो।
5 सैनिक वहां से चले गए और कुछ ही देर में शराब खाने में खर्राटे गूंजने लगे। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि रात के सन्नाटे में गोलियों के चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। एक झटके से सोए हुए सैनिक उठ गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालते हुए शराब खाने से बाहर निकल आए। सामने की सड़क चांदनी में सफेद सी दिखाई दे रही थी। ड्यूक ने साथी से पूछा, क्या समय हो रहा है? मुझे तो आज रात की ड्यूटी पर जाना था। जवाब मिला, तुम्हारी जगह जहां विक्टर चला गया। तभी उन्हें सड़क पर एक सैनिक अपनी ओर भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो पास पहुंचा, सैनिकों ने पूछा, क्या हुआ? सैनिक ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, प्रशियन सैनिकों ने हमला कर दिया है। हमें पीछे हटने के आदेश मिले हैं। हमें पीछे जाकर मोर्चा संभालना होगा। किसी ने पूछा, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? सैनिक ने जवाब दिया, वो भी आ रहे हैं। बस बेचारा जहां विक्टर। ड्यूक जोर से चिल्लाया, वो कहाँ है? क्या हुआ उसे? सैनिक ने बुझी हुई आवाज में कहा, उसके सिर में गोली लगी। बेचारा एक शब्द भी नहीं बोल पाया। पिछले जाड़ों में ड्यूक डी आर्डिमो सुबह के लगभग 3 बजे अपने साथी ड्यूक डी सॉल्ने के साथ क्लब से बाहर निकला। ड्यूक आज काफी पैसे हार गया था और उसे सिर में दर्द सा महसूस हो रहा था। उसने अपने साथी से कहा, आंद्रे, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो घर तक ठंडी साफ हवा में हम लोग पैदल ही चलें। दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ी और पैदल चल दिए। अचानक ड्यूक के पैर से कुछ टकराया। उसने झुककर देखा तो वो रोटी थी जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। ड्यूक सॉल्ने उस समय आश्चर्य में पड़ गया जब उसने देखा कि ड्यूक आर्डिमो ने रोटी को उठाया और अपनी जेब से सफेद रुमाल निकालकर उसे साफ किया। उसके बाद उसने रोटी को सड़क किनारे बनी एक बेंच पर सावधानी से रख दिया। ड्यूक डी सॉल ने जोर से हंसते हुए बोला, अरे तुमने ये क्या हरकत की भाई? तुम पगला तो नहीं गए हो? कांपती हुई आवाज में ड्यूक डी आर्डिमो ने कहा, ये उस आदमी की याद में है जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। प्लीज हंसो मत, मुझे बहुत बुरा लगता है। सुबह होने को थी। दोनों दोस्त चुपचाप पेरिस की सड़कों पर चले जा रहे थे। एक टुकड़ा रोटी। अभी आपने फ्रेंच कथाकार फ्रैंकोआ कोपे की मूल फ्रांसीसी कहानी की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। अगर आप लेखक के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।